students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 7th, which is about forests are lifeline. Okay, let's start the chapter. First of all, we are having some introductory lines. A forest derived from forest meaning out of door is a large of land where various plants, animals and microorganisms exist in the natural homes. A forest is a natural piece of land which is not fenced. Agricultural land and parks are thus not included in the definition of a forest. Parks and agricultural lands are created by humans. So forest क्या स्टूडेंट एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड है जहाँ पे वेरियस प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल होम्स में एग्जिस्ट करते हैं. फॉरेस्ट एक नेचुरल पीस ऑफ लैंड है जिसकी फेंसिंग नहीं करी गई हो. एग्रीकल्चर लैंड एंड पार्क्स इसीलिए आपके फॉरेस्ट के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते हैं बिकॉज ये आपके क्रिएटेड बाय ह्यूमंस है, नेचुरल नहीं है एंड ये आपके फेंस्ड होते हैं. ओके, अप्रॉक्सीमेटली हमारे वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का 30% है जो आपका कवर्ड है फॉरेस्ट के साथ एंड इंडिया में अबाउट 21% जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. So what is forest? Forest is the name given to a habitat that is mostly made up of trees that occupies a large area of land. Forest एक नेम है जो एक ऐसे हैबिटेट को दिया गया है जो मोस्टली ट्रीज से बना है एंड एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड कवर करता है. फॉरेस्ट जो है ज्यादातर लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड है जो डेंसली वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब्स, shrubs, ट्रीज, टॉल ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स से कवर्ड रहता है. फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ट्रीज जो है काफी थिक होते हैं एंड सनलाइट बेयरली यानी कि बहुत कम फॉरेस्ट फ्लोर तक पहुंच पाती है बिकॉज वो जो ट्रीज है वो पूरे उस एरिया को ऊपर से कवर कर लेता है. सो बेसिकली देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप. सो वैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर एंड किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप पर. ठीक है, ट्रीज जो है काफी डोमिनेंट होते हैं फॉरेस्ट में. शर्ब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? तो फॉरेस्ट आपका लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. इस तरीके से वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे गैसेस के उसको अमाउंट को रेगुलेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट एयर को प्योरीफाई करते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट फॉरेस्ट का काम है क्लाइमेट को रेगुलेट करना एंड रेनफॉल में हेल्प करना. नेक्स्ट फॉरेस्ट आपके सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं बिकॉज जो प्लांट्स की रूट्स है उस सॉइल को बाइंडेड रखती है एंड उनको वाटर और विंड के फ्लोज की वजह से ब्लो होने में क्या प्रिवेंट करती है. फॉरेस्ट हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर. फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प करते हैं एज प्लांट्स जो है वो रेन वाटर के फ्लो को स्लो डाउन कर देते हैं. इस तरीके से जो रेन वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय द सॉइल उसमें हेल्पफुल होता है आपके फॉरेस्ट एंड जो वाटर टेबल का लेवल है वो रेस हो जाता है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एक वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को एंड फॉरेस्ट आपको साथ में बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है लाइक वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल, लीफ and honeybee wicks, bamboo, lag, etc. Okay, चलो. Now layers of a forest. So forest के अंदर different layers of plants are there. ठीक है, and then layers को आप इनकी height के basis पे divide कर सकते हो. That is crown, canopy, understory and forest floor. सबसे पहले क्राउन. जो टॉल ट्रीज होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस है काफी टॉप पे होती है वो आपके फॉरेस्ट की क्राउन लेयर को बनाते हैं. जो ब्रांची पार्ट है टॉल ट्री का अबव द स्टेम उसको क्राउन ऑफ द ट्री कहा जाता है एंड ट्री के जो क्राउन्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सनलाइट को रिसीव करते हैं. क्राउन्स आपके डिफरेंट होते हैं इन टाइप्स एंड साइजेस. नेक्स्ट इज कैनोपी. टॉल ट्रीज के जो ब्रांचेस है वो एक शेडी प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं ओवर द रेस्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉरेस्ट एंड इस स्ट्रक्चर को कैनोपी कहा जाता है. स्नेक, टूकन्स, ट्री फ्रॉग्स, ओके, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो इसी लेयर में सर्वाइव करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो फूड है वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टोरी. अंडरस्टोरी आपका हर्ब्स, श्रब्स एंड यंग ट्रीज का बना है जो खुद को अडाप्ट कर लेते हैं कैनोपी के शेड में सर्वाइव करने के लिए. बहुत कम सनलाइट है जो इस एरिया तक रिसीव होती है, इससे जो प्लांट्स है उनको लार्जर लीव्स ग्रो करनी पड़ती है टू गेट सनलाइट एंड जैगवार्स, रेड आई ट्री फ्रॉग्स, लेपर्ड्स एंड बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो इसी लेयर में सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फ्लोर. इस लेयर पे डेड लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स,
डेड ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं एंड ये सभी आपके फॉरेस्ट फ्लोर पे डिके हो जाते हैं जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फर्न्स, ग्रासेस, मशरूम, सीडलिंग्स, ये जो भी फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो इसी फ्लोर पे ग्रो करते हैं। जाइंट एंटेटर्स भी इसी लेयर में रहते हैं। ओके, यू कैन सी दिस इज कैनोपी ऑफ ट्री, दिस इज अंडरस्टोरी ऑफ द ट्री एंड दिस इज फॉरेस्ट फ्लोर। नाउ व्हाट इज क्राउन? क्राउन आपके ट्री का ब्रांच पार्ट है अबव द स्टेम। कैनोपी आपकी वो रूफ है जो टॉल बड़े बड़े ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर बना लेती हैं। एंड अंडर स्टोरी क्या है? फॉरेस्ट में जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स है जिनके अंदर हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज इंक्लूड होते हैं, दैट इज अंडर स्टोरी। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट के अंदर कुछ बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको आप फर्दर कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हो लाइक प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स, एंड द थर्ड इज डिकम्पोजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोड्यूसर्स। जैसे कि आज वी ऑल नो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए आप इन्हें प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ग्रीन प्लांट्स है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनकी लीव्स में, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, एंड क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए इनको कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, अब कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स को हम आगे और कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं उनको आप ऑमनिवोर्स कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमंस, बियर्स एंड कैट्स, दीज ऑल आर ऑमनिवोर्स। ओके, फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट से अपने फूड को डिराइव करते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोफाइट्स। एग्जांपल मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया, दे आर सम कॉमन सेप्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट वी कम टू डिकम्पोजर्स। आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई कर जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ये इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं एज अ फूड सोर्स। ये क्या करते हैं? इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, एंड इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, उनको वापस रिटर्न करते हैं टू द सॉइल एंड वाटर। ओके, सो बैक्टीरिया, मशरूम्स, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स के। नाउ द ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स। अब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं अपने फूड की फॉर्म में, उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। एग्जांपल हॉर्स, काउ, डियर, दे ऑल आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। अब वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स के फ्लेश यानी कि मीट को खाते हैं एज देयर फूड, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जांपल लायन एंड टाइगर। फिर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल है जो कि आपके डेड एनिमल्स की बॉडीज पे, डेड बॉडीज से फीड करते हैं, इनको आप स्कैवेंजर्स कहते हो। एग्जांपल जैकाल, वल्चर। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ लिविंग लिंक टुगेदर बिकॉज ईच इज द फूड फॉर द अदर इन द चेन। फूड चेन क्या है? एक ऐसी सीरीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिनको आपस में लिंक किया जाता है, बिकॉज इस चेन के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? फूड होता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके। फिर ये जो सोलर एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, फूड की, बाय द ग्रीन प्लांट्स। इसलिए इन्हें आप क्या कहते हो? प्रोड्यूसर्स कहते हो। अब एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए आप इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। सो एनिमल्स आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं। सो जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई करते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगस क्या उनको डिकम्पोज करके क्या अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड प्लस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिटर्न करते हैं। सो इस तरीके से फूड चेन क्या है? एक वे है नेचर का जिसके थ्रू जो एनर्जी है वो फ्लो करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, एंड इस तरीके से जो एनर्जी है कभी भी वेस्ट नहीं होती है बल्कि वो एक लेवल टू दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो जाती है। फूड चेन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रोसीड करती है, एंड इस तरीके से जो सेवरल फूड चेन्स है वो हमारे नेचर में वर्क करती है, एंड सभी फूड चेन्स आपकी हमेशा ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। ओके, दे हैव शोन यू दिस इज ग्रास। ग्रास को आपको ग्रास हॉपर ने खाया, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगर। तो ये भी क्या एक छोटी सी फूड चेन है विच इज देयर इन आवर नेचर। नेक्स्ट इज फूड वेब। सो व्हेन मेनी फूड चेन्स इंटरलिंक विद ईच अदर दे फॉर्म अ फूड वेब। अब जब बहुत सारी जो फूड चेन्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हो जाती हैं, देन दे फॉर्म अ फूड वेब। फॉर एग्जांपल ग्रास। ग्रास आपका फूड हो सकता है ग्रास हॉपर्स का भी, काउ, गोट, डियर, रैबिट, हॉर्सेस, किसी का भी हो सकता है।
फिर ये सब आपके हर्बीवोर्स होते हैं एंड हर्बीवोर्स को कौन खा लेता है? कार्निवोर्स लाइक ईगल, स्नेक, फ्रॉग, टाइगर, लायन एक्सेट्रा। सो ये एक नेटवर्क है बहुत सारी फूड चेन्स का जो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उसको फूड वेब कहते हो। एंड फूड वेब क्या है? बहुत सारी फूड चेन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ओके, नाउ दे हैव डिफाइन बोथ द टर्म्स। फूड चेन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ये जो डिफरेंट फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड फूड वेब। नेक्स्ट, फॉरेस्ट इज अ डायनेमिक लिविंग एंटिटी। फॉरेस्ट क्या एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, यानी कि फॉरेस्ट को हम डायनेमिक लिविंग एंटिटी कंसिडर करते हैं। दिस मीन्स व्हाट कि यहाँ पे वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड है, फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी है, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फॉरेस्ट रीजनरेशन एंड ग्रो में हेल्पफुल होते हैं। डिकम्पोजर्स से काम है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है उसको मेंटेन रखते हैं फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं फॉरेस्ट क्या है? पूरी लिविंग कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन है एंड इसलिए फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। सो लैंड गेट्स स्केर्स एज अ पॉपुलेशन ग्रो, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उस तरीके से क्या आपकी जो लैंड है वो आपकी कम पड़ रही है ना? सो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड है हाउसेज, फ्यूल, वुड एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। एंड इन सभी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया जा रहा है सो दैट वहाँ पे स्पेस बने, सो दैट वी कैन गेट टिम्बर। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन और मॉडर्नाइजेशन है इसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको कट डाउन किया जा रहा है एक बहुत बड़े स्केल पर एंड इसी को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लाइक पहला कि इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्यों? बिकॉज ट्रीज जो है अवेलेबल नहीं है इस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा हमको जो वेरियस वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, सॉइल इरोजन, फ्लड, चेंजेस इन क्लाइमेट, ये होता है ड्यू टू फॉरेस्टेशन। एंड एज द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेज द एनिमल्स डिक्रीजेज इन नंबर, जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज होता जाएगा उतने ज्यादा जो एनिमल्स हैं वो भी नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, वो आपके नेचुरल हैबिटेट के एब्सेंस में जो एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एब्सेंस ऑफ फूड की वजह से दे विल डाई। ओके, इससे फूड चेन डिस्टर्ब होगी, फूड वेब डिस्टर्ब होगा एंड इट विल टर्न द बैलेंस ऑफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज चिपको मूवमेंट। ओके, सी तो चिपको मूवमेंट कब हुआ था? अप्रैल 1973 में हुआ था आपके मंडल नाम के विलेज में ऑफ द हिमालयाज इन उत्तराखंड। ठीक है, जो वुमेन थी इस एरिया की अंडर द लीडरशिप ऑफ एन एक्टिविस्ट दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके फॉरेस्ट में गई एंड इन्होंने एक सर्कल बना लिया अराउंड द ट्रीज, क्या? प्रिवेंटिंग मेन फ्रॉम कटिंग देम डाउन। एंड ये जो चिपको मूवमेंट का सक्सेस था हिल्स में, इससे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज को क्या काटने से बचाया गया। यू कैन से दिस इज द वुमेन ऑफ उत्तराखंड हु इज एम्ब्रेसिंग द ट्रीज टू प्रिवेंट देयर कटिंग। ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो मेंटेनेंस एंड यूज है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि फॉरेस्ट आपके डिस्ट्रॉय ना हो एंड इसी को फॉरेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं। सो हम क्या क्या मेथड्स फॉलो कर सकते हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट? नंबर 1, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन। जो इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन है उसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। टिम्बर एंड फ्यूल, वुड का वेस्टेज जो है वो अवॉइड करना है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि बायोगैस, इनको हमें यूज करना चाहिए फ्यूल वुड को सप्लीमेंट करने के लिए। फॉरेस्ट फायर प्रिवेंट, यानी कि इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। पेस्ट एंड जो डिजीजेज है फॉरेस्ट ट्रीज की, दे शुड बी कंट्रोल। ओके, उसके साथ ग्रेजिंग बाय कैटल, फॉरेस्ट में जो कैटल्स को ग्रेज करवाने ले जाया जाता है उसको हम डिस्करेज करेंगे। एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेटेड एरिया पे एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मींस व्हाट? कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, नेक्स्ट, फिर हर एक ट्री जो आप कट करते हो उसके लिए एटलीस्ट 3 यंग प्लांट्स हमको प्लांट करने चाहिए। ओके, बड़े स्केल पे एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए सो दैट शुड बी डन इन एरियाज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, चलो जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है उस एरिया पे आप एक बहुत बड़े स्केल पे एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। फिर सेलेक्टिव कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी अडॉप्टेड। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आपको कुछ क्या सेलेक्टिव ट्रीज की कटिंग करनी चाहिए। फॉरेस्ट नर्सरीज को हमें बड़े स्केल पे एस्टैब्लिश करना चाहिए, है ना? पीपल शुड बी मेयर, लोगों को हमें अवेयर करना चाहिए क्या फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड डिफॉरेस्टेशन के क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए।
and national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, they should be put up. Okay. So the chapter is completed. I hope you all have understood the importance of forest, and we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.